मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दो दिन पहले पुतिन ने कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे सरकार युद्ध की आलोचना करने पर नागरिकों की संपत्ति जब्त कर सकती है। और फिर कल उन्होंने इसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने ही एक अरबपति से $7 अरब जब्त कर लिए। रूबल नहीं बल्कि डॉलर। ये रूसी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण थी। पुतिन को इतना बड़ा कदम उठाने की वजह असल में उनके अपने देश में हर जगह साफ दिखाई दे रही है। मॉस्को पेट्रोल का राशन बांट रहा है। क्रीमिया पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। और सोचिए क्या, उनके अपने तेल उत्पादन में लगातार 6 महीने से गिरावट आ रही है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि रूसी संसद सदस्य अब रूसी अभिजात वर्ग को इन समस्याओं के लिए सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी रूस के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। शहरों में रिफाइनरी की आग से रातें दिन बन रही हैं, वहीं दूसरे शहरों में ब्लैकआउट से रातें अंधेरे में डूब रही हैं। फ्रंट लाइन पर माल पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवरों से कहा जा रहा है कि वे माल छोड़कर जान बचाने के लिए खाइयों में कूद जाएं। मॉस्को में लोगों को प्रति व्यक्ति सिर्फ 5 गैलन पेट्रोल की सीमा दी गई है। जैसा कि हमने बात की, रूसी सांसद अब पुतिन के खिलाफ खड़े होकर उनकी पाखंडता उजागर कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे कि $7 अरब की जब्ती रूस के लिए सिर्फ एक संकेत है। चलिए रूस के उस हिस्से से शुरू करते हैं जो अभी अंधेरे में है। जब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में आर्थिक मंच कर रहे थे तब उनके देश का एक पूरा क्षेत्र अंधेरे में था और रोशनी का इंतजार कर रहा था। यह सिम्फेरोपोल है। यह दक्षिणी क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है। पिछले हफ्ते यूक्रेनी ड्रोन हमले ने मुख्य थर्मल पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। पूरे शहर में लंबे समय तक बिजली कटौती रही। आप असल में वह पल देख सकते हैं जब प्लांटों पर हमला हुआ। देखिए, वह तेज चमक थर्मल स्टेशन के जलने की है। अगली सुबह हमने देखा कि धुआं अब भी आसमान में था, जो कई घंटे या दिनों तक जलता रहा। ये एक बार का हमला नहीं था, यह एक बड़ा हमला था जिसमें शहर और आसपास कई धमाके हुए। पास के शहर के सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला हुआ। और हम रूस के उन दूसरे हिस्सों के बारे में भी बात करेंगे जो इसी हमले में प्रभावित हुए। लेकिन अभी के लिए मैं सच में समझाना चाहता हूं कि क्रीमिया के अंदर हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। याद रखिए, यही इलाका है जिसे पुतिन ने 2014 में अपने करियर को बचाने के लिए कब्जा किया था। अब यह प्रायद्वीप धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, क्रीमिया में पेट्रोल पंप सूख रहे हैं और अब यह समस्या रूस तक पहुंच गई है। आज सुबह खबर आई कि रूस के 2 बड़े शहर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग भी वही समस्याएं झेल रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखें। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और कजान ने इस हफ्ते पेट्रोल पर पाबंदी लगाई। अब ड्राइवर सिर्फ 20 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं। ये करीब 5 गैलन से थोड़ा ज्यादा है। अगर सोचे तो यह पागलपन है, क्योंकि रूस के पास दुनिया में दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी प्रमाणित तेल भंडार है। उनके पास बहुत तेल है, लेकिन दुर्भाग्यवश यूक्रेनी लंबी दूरी के प्रतिबंधों यानी यूक्रेनी ड्रोन की वजह से रूस तेल का उत्पादन नहीं कर सकता। और यही वजह है कि सिर्फ रूसी सरकार के बजट ही नहीं बल्कि रूसी नागरिक भी परेशान हो रहे हैं। मैं इस बात को जितना भी कहूँ कम है कि आम रूसी नागरिकों के लिए यह कितना बड़ा झटका है, जिन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया। मॉस्को में कुछ लोग इस स्थिति पर व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये खबर सच है। इसलिए वे पेट्रोल पंप पर जाकर लिमिट चेक कर रहे हैं। देखिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार सभी को। सेंट पीटर्सबर्ग से एक दोस्त ने लिखा कि अब प्रति कार 20 लीटर पेट्रोल की सीमा है। मैं अभी टाटनेफ्ट आया हूं ये देखने की क्या ये सच है। नमस्ते। आज सिर्फ प्रीपेड ही है। पहले काउंटर पर भुगतान करें, फिर पेट्रोल भरवाएं और अधिकतम 20 लीटर की राशि पर। हाँ, सब कुछ समझ गया। लीजिए दोस्तों, आखिर में 20 लीटर ही है। अफसोस की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी तेल उत्पादन अब लगातार 6 महीने से गिर रहा है और ये उस तथ्य के बावजूद है कि तेल की कीमतें ईरान युद्ध से पहले की तुलना में थोड़ी अधिक हैं। तो आप सोचेंगे कि रूस के पास उत्पादन बढ़ाने की ज्यादा प्रेरणा होगी ताकि वे तेल को खुले बाजार में किसी भी देश को बेच सके जिसे इसकी जरूरत है और वे अपने बजट की कमी को पूरा कर सके। वे ऐसा करने की कोशिश तो कर रहे हैं,
पर यूक्रेनी हमलों के कारण शारीरिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते। यूक्रेन रूसी भंडारण पर हमला कर रहा है, यूक्रेन रूसी टैंकरों पर हमला कर रहा है और यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों पर भी हमला कर रहा है। और इसी वजह से भले ही रूस ज्यादा उत्पादन करना चाहता है, वे असल में ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। और अब यही बात रूस के अंदरूनी हालात में समस्या पैदा कर रही है, क्योंकि यह भी एक और अहम हिस्सा है कि रूस हमेशा घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देता है और उसके बाद जो बचता है उसे निर्यात करता है। इसी वजह से पिछले 3 सालों में हमने नियमित रूप से देखा है कि रूसी सरकार ने कुछ प्रकार के पेट्रोल पर पाबंदियां और निर्यात नियंत्रण लगाए हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि घरेलू बाजार की जरूरत पहले पूरी हो, उसके बाद ही वह तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाए जहां वे मुनाफा कमा सकते हैं। अब उत्पादन में लंबे समय से गिरावट के कारण घरेलू आपूर्ति भी बाधित हो रही है। यूक्रेन अब सिर्फ रूसी रिफाइनरियों को निशाना नहीं बना रहा है, वे अब रूसी लॉजिस्टिक्स को भी निशाना बना रहे हैं। मूल रूप से वे उन काफिलों और ट्रकों को निशाना बना रहे हैं जो रूसी क्षेत्रों, कब्जे वाले रूसी क्षेत्रों और मोर्चे पर तैनात रूसी सैनिकों को आपूर्ति करते हैं। ये है ऑपरेशन लॉजिस्टिकल लॉकडाउन। हमारे पास इसकी असली क्लिप है कि ये कैसे काम करता है, जो वाकई डरावना है। देखिए, जो आप अभी देख रहे हैं वह एक रूसी लॉजिस्टिक्स हाईवे है। यही वह सड़क है जिस पर ईंधन के काफिले, गोला बारूद के ट्रक, मोर्चे और अन्य क्षेत्रों तक जाते हैं। आसमान में यूक्रेनी टोही ड्रोन अपने टारगेट्स खोज रहा है। ऐसे हमले हर कुछ मिनट में अलग अलग हाईवे पर होते हैं, चाहे दिन हो या रात। इसका मतलब है कि रूस की पूरी सप्लाई चेन को रियल टाइम में निशाना बनाया जा रहा है। और अब क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया है कि वे इसे रोकने के लिए वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि अब रूसी मीडिया ट्रक ड्राइवरों के लिए एक गाइड प्रकाशित कर रही है कि अगर वे ऐसा कोई ड्रोन देखें तो उन्हें क्या करना चाहिए। और देखिए, रूसी सरकारी मीडिया का कहना है कि यहाँ दिए गए निर्देश काफी सरल है। अगर आप कोई ड्रोन देखें तो उससे लड़ने की कोशिश न करें, मदद के लिए कॉल न करें, ट्रक में न रुके, ट्रक सड़क किनारे पार्क करें, बाहर निकले और खाई में छुप जाएं। क्रेमलिन कह रहा है कि यूक्रेनियन ट्रकों को निशाना बना रहे हैं। आखिरकार अपनी जान के आप खुद जिम्मेदार है, इसलिए उसे प्राथमिकता दे। ड्राइवरों को सलाह है कि ड्रोन दिखे तो ट्रक छोड़कर छिप जाएं और जान बचाएं। यह मेरे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि रूस ने इतने नुकसान के बावजूद लगता है उसे अपने नागरिकों की जान की परवाह नहीं। फिर भी ये बातें युद्ध ब्लॉगर से आ रही हैं। मुझे भरोसा है कि ये लोग नागरिकों की चिंता करते हैं, जबकि पुतिन नहीं करते। और यही वजह है कि पुतिन को इस बात की परवाह नहीं है कि मोर्चे पर कितने लोग मरते हैं। लेकिन खैर, ये सब हमें उस मुख्य समस्या तक ले जाता है जिसका रूस पिछले कुछ हफ्तों से सामना कर रहा है, और वो है क्रीमिया के चारों ओर कसता हुआ शिकंजा, जो हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। क्रीमिया में कई अहम चोक पॉइंट है जिन्हें यूक्रेन निशाना बना सकता है, और इससे क्रीमिया में जाने वाली सप्लाई की मात्रा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये नक्शा देखें। मुख्य भूमि पर रूसी कब्जे वाले क्षेत्र और क्रीमिया के बीच ठीक 3 कनेक्शन पॉइंट्स हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्रीमिया नहीं। हमने पहले कर्च ब्रिज की बात की है, जो अब भी है। ये वही 3 पॉइंट्स हैं जो लैंड ब्रिज को जोड़ते हैं। यूक्रेन इन तीनों पुलों को बार बार निशाना बना रहा है। काखोवका ब्रिज पर 2 बार हमला हुआ है, जिसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। पुल पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, लेकिन इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है कि मरम्मत तक बंद रहेगा। तो अब कोई भी वास्तव में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो यूक्रेन के लिए एक सकारात्मक बात है। और फिर हमारे पास एक और पुल है जिसे भी नुकसान पहुंचा है, इसी वजह से वह भी बंद है। पर नुकसान काखोवका पुल जितना गंभीर नहीं। तीसरे पुल को भी नुकसान हुआ है, जिससे वहां यातायात सीमित है। इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये पहले जैसी स्थिति में नहीं है, जबकि बाकी 2 पुल पहले ही बंद हो चुके हैं। यह एक दीर्घकालिक समस्या इसलिए बनती जा रही है क्योंकि रूस जैसे ही पुल की मरम्मत करता है, यूक्रेन उसे फिर निशाना बना देता है। यूक्रेन रूस के पूरे देश में फैले एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बना रहा है, जिससे रूस के पास यूक्रेनी ड्रोन रोकने के तरीके कम पड़ते जा रहे हैं। और इसी समय यूक्रेनी ड्रोन का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऐसी बात है जिसे मैं वीडियो के अंत में कवर करूंगा, क्योंकि ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ AI कंपनियां, जो अभी भी काफी अच्छा बढ़ रही है, उनसे भी तेज है। अब खैर, वापस आते हैं क्रीमिया पर। कुछ दिन पहले हमने कवर किया था कि क्रीमिया में कई शानदार रूसी होटल्स ये डील ऑफर कर रहे थे, जहां अगर आप इस होटल से वेकेशन पैकेज खरीदते हैं तो आपको अतिरिक्त फ्यूल मिलेगा
ताकि आप अपनी छुट्टी खत्म होने के बाद रूस वापस जा सके। वे ये ऑफर इसलिए दे रहे थे क्योंकि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो रहा था और लोग क्रीमिया जाने से डर रहे थे कि लौटना मुश्किल होगा। वे सचमुच फ्यूल को लग्जरी एड ऑन बना रहे थे। सोचिए क्या हुआ। इसके बावजूद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब रूसी ब्लॉगर और ट्रैवल ब्लॉगर कह रहे हैं कि क्रीमिया शायद छुट्टियों के लिए अब सबसे अच्छी जगह नहीं है। सुनिए। क्या क्रीमिया में रिजॉर्ट सीजन रद्द होना चाहिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए ताकि हमें बाद में घबराकर न भागना पड़े, ताकि हमें बाद में बातचीत के लिए भीख न मांगनी पड़े या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों से ड्रैगन जैसे घटिया लोगों को वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए न लाना पड़े, जो लोग युद्ध क्षेत्र में फंसे हैं। इस गर्मी क्रीमिया जाना जाल में फंसना है। अब जैसे कि ये पहले से ही बुरा संकेत नहीं था, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हाँ, हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, हमने मित्र देशों से मदद मांगी है। अब उन देशों की सूची देखेंगे जिनसे रूस ने मदद मांगी है, लेकिन ये बयान सुनिए। कृपालु दयालु के नाम पर हमारे क्षेत्रों में कीव शासन द्वारा लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के कारण विदेश मंत्रालय ने कई मित्र देशों से मानवीय जरूरतों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने की अपील की है। हम समझ और मदद की उम्मीद करते हैं, जैसे हम भी दोस्तों की मदद करते हैं। हम अपने दोस्तों का धन्यवाद करते हैं। अब असली बात करें तो इसमें शायद चीन, उत्तर कोरिया और ईरान शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि इन देशों में से कोई भी रूस की इस स्थिति में वास्तव में मदद कर सकता है, क्योंकि चलिए एक एक करके देखते हैं। चीन पहले जितना तेल खरीद रहा था अब उससे कम खरीद रहा है और इसका कारण ईरान युद्ध है। उन्हें अब होर्मुज जलडमरू मध्य से नियमित आपूर्ति नहीं मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि चीन के पास अतिरिक्त तेल आपूर्ति है जिसे वे रूस की ओर मोड़ सकते हैं। अब ईरान देखिए, उन्हें भी इसी तरह की समस्याएं हो रही है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण वे वास्तव में और तेल निर्यात नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि वे रूस की मदद कर पाएंगे। और फिर हमारे पास उत्तर कोरिया है। देश सिर्फ हथियार बनाता है, वे तेल के मामले में रूस की मदद कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि भले ही वे कह रहे हैं कि वे मित्र देशों से मदद मांग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वह मदद इतनी जल्दी आने वाली है। अब इन सब की वजह से हम रूस के अंदर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो हमने लगभग 30 सालों में नहीं देखा था। एक रूसी सांसद ने पहली बार क्रेमलिन को सार्वजनिक रूप से विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस युद्ध में एक निर्णायक क्षण जैसा लगता है। तो मैं आप लोगों को पूरा बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले बस एक जल्दी सा याद दिला दूं कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये हमारी मदद करता है। अब इस बयान को देखते हैं। ये रूसी कम्युनिस्ट सांसद मिखाइलोविच मार्कोव से है। वे कहते हैं, प्रिय नागरिकों, यूक्रेनी टुकड़ियों के हमलों के बीच हाल ही में अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मंच आयोजित किया। फोरम के उद्घाटन पर बाल्टिक क्षेत्र के बड़े टर्मिनल सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ। फिर भी वे तर्क जो पहले 9 मई को विजय दिवस परेड को रद्द करने का कारण बने थे, इस फोरम को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माने गए। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य केवल काल्पनिक खुशहाली दिखाना है, जिसमें अभिजात वर्ग की निजी संपन्नता के सिवा कोई उपलब्धि नहीं दिखती। पिछले 1 वर्ष में रूस में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कई विकास कार्यक्रम और रणनीतियां तैयार की गई हैं। असल में इनमें से कुछ भी लागू नहीं हुआ। सब कुछ सिर्फ कागजों और अंतर्राष्ट्रीय कानून फर्मों की घोषणाओं तक सीमित है। हमें लगातार नए प्रतिबंध, सीमाएं और बढ़ता वित्तीय बोझ झेलना पड़ रहा है, न कि असली कार्रवाई। वैसे हम वित्तीय बोझ के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि रूस में जो नए कानून पास हो रहे हैं वे सच में पागलपन की हद तक हैं। सच में पागलपन की हद तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सोवियत संघ 2.0 जैसा है, फिर भी इसे जारी रखते हैं। ये व्यक्ति कह रहा है कि आम रूसियों के खर्चे बढ़ रहे हैं और महंगाई बेकाबू है। इस दौरान अमीर और अमीर हो रहे हैं, जबकि सरकारी अधिकारियों और उनसे जुड़े अभिजात वर्ग की जेबें कभी खाली नहीं होती। फोर्ब्स के 2026 के आंकड़ों के अनुसार रूसी अरबपतियों की संख्या रिकॉर्ड 155 तक पहुंच गई है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग $700 अरब है। ये संघीय बजट के आकार से 1.5 गुना है। कई अरब डॉलर की चोरी, सभी स्तरों के अधिकारियों की गिरफ्तारी और हर साल 1 ट्रिलियन रूबल की संपत्ति जब्त की जाती है। यही असली तस्वीर है। ये स्थिति काफी हद तक 1990 के दशक की है, जब देश में राज्य संपत्ति की भारी लूट हुई थी।
अगर कोई बाहरी दुश्मन रूस पर कब्जा करता तो वो क्या करता? वे संसाधनों पर कब्जा कर उद्योग लूटते, कर बढ़ाते और अपने लिए महल बनाते। पर आक्रमण नहीं हुआ। अधिकारियों ने यह खुद किया और आक्रमणकारियों से ज्यादा प्रभावी रहे। 35 वर्षों में एक भी सफल सुधार नहीं किया गया है, जबकि पूंजीपति लगातार बढ़ते और अमीर होते जा रहे हैं। ये सैन्य अभियान 5वें वर्ष में चल रहा है। अब फिर से, जैसा कि मैंने पहले कहा था, रूस में यह आम बात नहीं है, खासकर किसी सांसद का इस तरह के पत्र पर अपना नाम लिखना और इसे सार्वजनिक रूप से कहना। ये किसी लीक, निजी बातचीत जैसा नहीं, बल्कि कोई व्यक्ति इसे सार्वजनिक रूप से सामने लाकर सीधे क्रेमलिन को निशाना बना रहा है। सोचिए, जब सांसद कह रहा था कि सरकार लोगों से चोरी कर रही है, तब क्रेमलिन क्या कर रहा था? पुतिन एक नया कानून साइन कर रहे थे, जिससे मूल रूप से यह वैध हो गया कि सरकार के अधिकारी किसी भी व्यक्ति से जो शासन की आलोचना करता है उसकी कोई भी चीज जब्त कर सकते हैं। फिर अगले ही दिन कानून के साइन होते ही उसका इस्तेमाल हो जाता है। इस हफ्ते रूस ने एक ही अरबपति से 7 अरब डॉलर की निजी संपत्ति जब्त कर ली। यह रूसी इतिहास की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकरण की घटना है। इस जब्ती का आधिकारिक कारण क्या है? लगता है अरबपति पुतिन की नज़र में भ्रष्ट था, लेकिन असल वजह शायद उसका युद्ध विरोध था। अब वह जेल में है और उसके सारे व्यवसाय, बैंक खाते, संपत्तियां सब राज्य के नियंत्रण में हैं। 7, और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम किसी विदेशी देश के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कुछ भ्रम रहता है। ये 7 अरब डॉलर है, रूबल नहीं। रूबल में ये शायद सैकड़ों अरब होंगे, जिन्हें पुतिन एक हस्ताक्षर से अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। और ये ऐसी चीज है जो वाकई यहाँ पश्चिम में नहीं होती। दरअसल इस रिपोर्ट को देखिए। इस जब्ती के होने से 2 दिन पहले 10 जून को पुतिन ने एक नया कानून साइन किया, जो उन्हें या उनकी सरकार को यह अधिकार देता है कि वे किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकते हैं जो शासन की आलोचना करता है। यह तो युद्ध से भी संबंधित नहीं है, जो कहता है पुतिन देश ठीक से नहीं चला रहे, सोचिए क्या होगा, आप दिवालिया हो गए। इसमें सोशल मीडिया पोस्ट्स भी आती है। रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले से ही अच्छी नहीं थी। मैं जब्ती वाले हिस्से पर ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि कई अमेरिकी इसे भूल जाते हैं, खासकर जब कैंडेस ओवेंस और एंड्रयू टेट जैसे लोग रूस जाकर उसकी अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि रूस में निजी संपत्ति का अधिकार कितना मजबूत है। जैसा कि आप जानते हैं, 2022 के आक्रमण से पहले कई सालों तक रूसी धनकुबेरों ने अमेरिका और यूरोप में अरबों डॉलर, बल्कि शायद सैकड़ों अरब डॉलर तक की निजी संपत्ति जमा कर रखी थी। उनके पास महल, नौकाएं, अपार्टमेंट्स और सब कुछ था। यह इतनी बड़ी रकम थी कि आम लोग समझ नहीं सकते। जब आक्रमण हुआ तो लगभग सारी यह संपत्ति फ्रीज कर दी गई, लेकिन अब भी अधिकांश पैसा जब्त नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिकी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अमेरिकी अदालतें सरकार को निजी संपत्ति जब्त करने की अनुमति नहीं देती। सरकार सिर्फ खास परिस्थितियों में ही आपके बैंक खाते से पैसा निकाल सकती है। उन्हें खुले अदालत में साबित करना होता है कि बैंक खाते में रखा पैसा निजी संपत्ति या ऐसी कोई भी चीज किसी अपराध से जुड़ी है। उन्हें पैसे को अपराध से जोड़कर संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल जाता है। फिर वे जो चाहे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही अरबों डॉलर की धन कुबेरों की संपत्ति पश्चिम में, यहाँ अमेरिका में भी फ्रीज कर दी गई है, लेकिन वह अभी भी वहीं पड़ी है। वह सरकार का पैसा नहीं है, वह पैसा अभी भी दूसरों का है, जिसे फ्रीज होने से वे इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर वह जब्त नहीं हुआ है। और यह तो अभी उन आधिकारिक रूसी संप्रभु पैसों की बात नहीं कर रहा जो यूरोपीय खातों में लगभग 300 अरब डॉलर है। यहाँ तक कि वह भी यूरोपीय देश वास्तव में जब्त नहीं कर सकते। वे उस पैसे को लेने का कानूनी तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक वह पैसा नहीं लिया है। तकनीकी रूप से वह पैसा रूस का है, लेकिन रूस उसे छू नहीं सकता। उससे मिलने वाला ब्याज यूक्रेन को मिल रहा है ताकि वे लड़ सके, पर असल में पैसा रूस का है। और फिर उसकी तुलना रूस से करें, जहां सिर्फ एक हस्ताक्षर से। और अब अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो आप वो सब कुछ खो देते हैं जो आपने अपनी जिंदगी भर बनाया या बचाया है। जो भी आपने किया, उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। वहां न अदालतें हैं, न निष्पक्ष मुकदमे, न अपनी रक्षा का मौका। आप एक रात में सब कुछ खो देते हैं। और यही बड़ा कारण है
कि रूसी अर्थव्यवस्था भले ही आंकड़े दिखाते हैं कि वह बढ़ रही है, असल में वह बढ़ नहीं रही है। वह सिर्फ सैन्य खर्च की वजह से बढ़ रही है। इस दौरान कई पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, लेकिन समस्याएं हैं जिन्हें सुधारना जरूरी है। रूसी धन कुबेरों के लिए यहाँ पैसा रखना रूस से ज्यादा सुरक्षित है, जो अजीब है। खैर, मैं विषय से भटक गया था। अब मुख्य विषय पर लौटते हैं। जब ये सब हो रहा था, उसी समय कुछ और भी हो रहा था जो मोर्चे पर असामान्य नहीं है। ओमेरांस के पास रूसी ईंधन और गोला बारूद से भरे ट्रक पुल पार कर क्रीमिया जा रहे थे। फिर क्या हुआ? उन्हें तबाह कर दिया गया। करीब 50 ट्रकों के काफिले पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया। दुर्भाग्यवश इस तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा और मैं इसे आपको शुरुआत में दिखाना चाहता था। लगता है ये कहानी सच है। 50 ट्रक तबाह हुए थे, लेकिन ये AI से बनी तस्वीर नहीं है, बल्कि अरमा नाम के एक गेम की तस्वीर है। शानदार दिखती है, लेकिन दुर्भाग्यवश असली नहीं है। फिर भी देखने में काफ़ी अच्छी है। अब यूक्रेन ये ड्रोन की वजह से कर पा रहा है। उनकी ड्रोन उत्पादन की रफ्तार इतनी तेज है कि मैं भी हैरान हूँ। मैं हर दिन अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ। यूक्रेनी मुख्य कमांडर के मुताबिक यूक्रेन का ड्रोन उत्पादन हर महीने करीब 13% बढ़ रहा है। ये तुलना साल दर साल नहीं, बल्कि पिछले महीने से है। यूक्रेन अब 13% ज़्यादा ड्रोन बना रहा है और पहले भी बड़ी संख्या में बना रहा था। अगर ये दर जारी रहती है, जो कि फिर भी संभव नहीं है, लेकिन अगर जारी रहती है तो यूक्रेन हर 5-6 महीने में अपना उत्पादन दोगुना कर देगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। रूस चीनी मदद के बाद भी इसे बरकरार नहीं रख सकेगा। अब सवाल है, यूक्रेनी ड्रोन पायलट इसे कैसे संभाल रहे हैं? वे AI का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही कहानी है जिसे हम यहाँ अपने YouTube मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर कवर करेंगे, और बेशक हमारे बेसिक्स इनसाइडर मेंबर्स के लिए भी। अगर आप एक्सक्लूसिव कहानियाँ देखना और चैनल सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन दबाएं या basicsinsider.com पर मेंबर बने। आपका समर्थन हमें लगातार कंटेंट बनाने में सक्षम बनाता है, और इसी वजह से हम मेंबर्स के लिए और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट लाएंगे। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आज ही मेंबर ज़रूर बने।